92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं यादों का इडियट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा सीजन 3। दोस्तों, हमारी कहानियां आप रेडियो के अलावा जब चाहें मोबाइल फोन पर ये नंबर डायल करके सुन सकते हैं 505-6677 यानी 505-6677। दोस्तों, जो कहानियां मैं आपको सुनाता हूं वो लिखी होती हैं मेरी मंडली ने। जी हाँ, मुंबई, दिल्ली और भारत के कई शहरों में एक राइटर्स की मंडली है जिनको मैं ट्रेन करता हूँ। दोस्तों, मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ शेखर चक्रवर्ती की लिखी कहानी मिस्टर एंड मिसेस शर्मा। नींबू सुखाने के लिए जब शर्मा जी की पत्नी बबीता जी छत पे गईं, तो उनको बगल की छत पे उनकी नई पड़ोसन मिसेस कोमलिका मिश्रा धुले हुए कपड़े पसारते हुए मिल गईं। बबीता जी ने मुस्कुरा के उनसे पूछा, खाना बन गया? कोमलिका ने हाँ में सर हिलाया तो बबीता जी ने फिर से पूछा, कल शाम को आपके हस्बैंड टीवी खरीद के लाए ना? हम देख रहे थे खिड़की से, बहुत बड़ा डब्बा था। बबीता जी की बात सुनते ही कोमलिका शर्माने लगी। उन्होंने कहा, टीवी नहीं दीदी, वो तो कल टेडी लेके आए हैं मेरे लिए। टेडी? बबीता जी के चेहरे के भाव से साफ था कि वो कुछ समझ नहीं पाई हैं। कोमलिका ने कहा, कल टेडी बेयर डे था ना? कौन सा डे? बबीता जी के अवाक होके पूछने पे कोमलिका बोली, अभी वैलेंटाइन वीक चल रहा है ना, तो कल टेडी बेयर डे था, सो वो मेरे लिए प्यार से टेडी ले आए हैं। अच्छा? बबीता जी एक पल के लिए खामोश हो गई, फिर बोली, पर इतना बड़ा टेडी बेयर? कोमलिका बोली, मैंने भी उनसे यही कहा, पर उनका कहना भी जायज था। वो एक्चुअली ऐसा है ना दीदी कि जितना बड़ा टेडी उतना ज्यादा प्यार। सो कोमलिका शर्माने लगी, फिर बोली, पर आज प्रॉमिस डे में मैंने सुबह सुबह उनसे एक प्रॉमिस ले लिया है। कोमलिका आगे कुछ कहती, इससे पहले ही बबीता जी के मुंह से निकला, प्रॉमिस डे? हाँ, प्रॉमिस डे, कोमलिका ने कहा। क्या दीदी, लगता है आप तो कुछ खबर नहीं रखती हैं। आज प्रॉमिस डे है। वैलेंटाइन डे वाले हफ्ते में हर दिन कोई ना कोई डे होता है, जैसे रोज डे, प्रपोज डे, चॉकलेट डे, टेडी डे, और आज है प्रॉमिस डे। अच्छा? बबीता जी पूरी तरह अवाक थीं। हाँ, कोमलिका ने कहा, आज के दिन सारे पति अपनी पत्नी से प्रॉमिस करते हैं, और उन्होंने मुझको प्रॉमिस किया कि अब वो फिजूल खर्ची बिल्कुल नहीं करेंगे। वो क्या है ना, अप्रैल में हम लोग अपना तीसरा हनीमून मनाने कश्मीर जा रहे हैं ना, सो अब बेफिजूल खर्च बिल्कुल बंद। हाँ, पर उन्होंने कहा कि उनका बहुत मन है कि वैलेंटाइन डे के दिन वो मुझको बाहर कैंडल लाइट डिनर पे ले जाएं। अब कभी कभी उनका दिल भी तो रखना पड़ता है ना। पर फिर मैंने साफ साफ कह दिया, सुनो जी, इसके बाद रोज डिनर घर पे ही करेंगे, पैसे पेड़ों पे थोड़ी ना उगते हैं, है ना दीदी? कोमलिका की बातों को सुन के बबीता जी को विश्वास नहीं हो रहा था, और वो मन ही मन सोच रही थी, इस दुनिया में ऐसे पति भी होते हैं। वैलेंटाइन डे पे दीदी आप लोगों का क्या प्लान है? कोमलिका ने पूछा तो बबीता जी शर्मा गई। अरे हम लोगों का क्या, अब अच्छे तुम दोनों का तीसरा हनीमून है? हाँ, कोमलिका मुस्कुरा के बोली, पहली बार गोवा गए थे, दूसरी बार दार्जिलिंग। वो क्या है ना दीदी कि दार्जिलिंग में बर्फ नहीं थी उस टाइम, सो मैं बहुत सैड हो गई थी, तो उन्होंने उसी टाइम प्रॉमिस किया था कि अगले साल कश्मीर चलेंगे। आप लोग अपने हनीमून पे कहाँ गए थे दीदी? कोमलिका के इस सवाल के जवाब में बबीता जी ने एक लंबी सांस खींच के कहा, उनके बुआ जी के घर, रायपुर। हनीमून पे बुआ जी के घर? कोमलिका अवाक थी, पर बबीता जी के चेहरे पे बिखर आई उदासी उनके हनीमून की दास्तान साफ बयां कर रही थी। कोमलिका बोली, बुरा मत मानिएगा दीदी, पर इन मर्दों को जितना ढीला छोड़ोगी ना, वो उतने ढीले हो जाते हैं। लगाम अपने हाथों में रखिए। कोमलिका के जाने के बाद बबीता जी छत की सीढ़ियों से उतरते हुए मन ही मन सोच रही थी, ठीक कह रही कोमलिका, आने दो आज चिंटू के पापा को, आज उनकी हवा टाइट नहीं किया तो मेरा नाम भी बबीता रानी नहीं। शाम को ऑफिस से घर लौटने के बाद 40 वर्षीय शर्मा जी रोज की तरह अपने ड्राइंग रूम के सोफे पे धंस के टीवी पे नजरें गड़ाए न्यूज देखने लगे। शर्मा जी रोज इसी तरह घंटों न्यूज देखते हैं। वैसे अगर हम न्यूज देखते हैं की जगह न्यूज याद करते हैं कहें तो भी शायद गलत नहीं होगा। शर्मा जी न्यूज देखने में इतने रम जाते हैं कि वो एक ही न्यूज को बार बार चैनल बदल बदल के देखते हैं, और हर बार उसी न्यूज को देख के उतने ही हैरान होते हैं। इधर शर्मा जी की पत्नी बबीता जी, जो कि दोपहर से ही अपने पति की खबर लेने के लिए तैयार बैठी थी,
वो भी आके बगल में सोफे पे बैठ गई। पर उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि खबर किस बात की ली जाए। सो कुछ देर सोचने के बाद भी जब कोई मुद्दा नहीं मिला तो बबीता जी अपने नाखून से नेल पॉलिश खुरचते हुए गंभीर स्वर में बोली, सुनिए। बोलो। शर्मा जी ने जवाब तो दिया पर नजरें अभी भी टीवी पे ही थी। सुनिए तो, बबीता ने फिर से कहा। शर्मा जी भी फिर से बोले, हाँ बोलो। आप तो सुनते ही नहीं है। अरे सुन तो रहे, बोलो। जाइए, मैं नहीं बोलती आपसे, आप तो बस। अरे मैं सुन रहा हूं। क्या सुन रहे हैं आप? नहीं मतलब अभी तक तो ऐसा कुछ भी नहीं। जब आप कुछ सुन ही नहीं रहे तो झूठ क्यों बोल रहे हैं कि सुन रहे हैं? आपकी झूठ बोलने की आदत आज तक नहीं गई है। बबीता जी का गला रुंधने लगा। शर्मा जी को लगा कि मामला सीरियस हो रहा है। उन्होंने अकबका के कहा, अरे पर तुमने तो कुछ कहा ही नहीं। हाँ, पर आपको तो सब कह के याद दिलाना पड़ेगा ना। आपको खुद से तो कुछ याद ही नहीं रहता। पता भी है आपको कि आज कौन सा डे है? बबीता जी के इतना कहते ही शर्मा जी एकदम से चौंक उठे। ओहो, अरे सॉरी 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 सॉरी। पर तुम विश्वास नहीं करोगी, मुझे सुबह नहाते वक्त एक बार याद आया था, तुम्हारी कसम। पर फिर पता नहीं क्यों मुझे लगा कि आज नहीं, 21 तारीख को है। मैं भी कितना भुलक्कड़ होता जा रहा हूं। सॉरी, नहीं मेरा मतलब हैप्पी एनिवर्सरी बबीता। देखो, देखते देखते हमारी शादी को 7, 8 मतलब कितने साल बीत गए, पता ही नहीं चला। ऐसा लग रहा है जैसे कल ही की बात हो। पर तुम भी कमाल हो। मैं ऑफिस से छुट्टी ले लेता, कहीं सब मिलके पिकनिक पे जाते। तुम भी ना मतलब कमाल करती हो। शर्मा जी की बातें सुन के बबीता जी नागिन की तरह फुफकारने लगी। बबीता जी गुस्से में बोली, मैं कमाल करती हूं? मैंने आज सुबह आपको इसलिए नहीं याद दिलाया क्योंकि आज नहीं, इस महीने की 21 तारीख को ही मेरा आपके साथ भाग्य फूटा था। और क्या कह रहे थे आप? 7, 8 मतलब आपको ठीक से ये भी नहीं पता कि इस साल हमारी शादी को 10 साल होने को है। बबीता जी इतना कह के रोने लगी। शर्मा जी हड़क गए। अरे मैं मजाक कर रहा था, तुम भी ना मजाक बिल्कुल नहीं समझती हो। अरे मुझे पता है हमारी एनिवर्सरी 21 को है। आज तो वो है तुम्हारा बर्थडे। नहीं, वो तो गर्मी में आता है। फिर आज तो अरे वो है। अरे एक मिनट रो मत। अरे यार कौन सा डे है फिर आज? शर्मा जी ने अंत में खिसिया के पूछ ही लिया तो बबीता जी ने अपने आंसू पोंछते हुए कहा, जाने दीजिए, प्रॉमिस डे हमारे जैसे लोगों के लिए नहीं है। प्रॉमिस डे है? शर्मा जी अब बिल्कुल भौचक्के रह गए थे। अगले दिन ऑफिस में शर्मा जी कुछ ज्यादा ही व्यस्त दिखाई दे रहे थे। वो कलम लेके अपने नोटपैड पे कुछ लिखते, फिर गौर से उसको पढ़ते और फिर अगले ही पल कागज को फाड़ के डस्टबिन में फेंक देते और फिर से कुछ लिखने लगते। शर्मा जी के बगल वाली टेबल पे बैठे चौधरी जी ने झा जी से कहा, अरे झा जी, आजकल शर्मा जी को क्या हो गया? सुबह से एकदम कागज कलम दवात लिए बैठे हैं, प्रेम पत्र लिख रहे हैं का? झा जी इस पर चुटकी लेते हुए बोले, और नहीं, शर्मा जी का चेहरा तो देखिए, कैसा फ्रूट बल्ब जैसा लग रहा है। लगाइए टैलेंट, सुसाइड नोट लिख रहे हैं। इससे पहले कि शर्मा जी कुछ कहते, झा जी और चौधरी जी शर्मा जी के सामने आके खड़े हो गए। शर्मा जी ने कहा, अरे भाई ऐसे ही बहुत परेशान है, कल से आपकी भाभी ने जीना मुहाल कर रखा है। अच्छा, फैमिली प्रॉब्लम? झा जी अपने लिए कुर्सी खींचते हुए बोले, शर्मा जी हम लोग से प्रॉब्लम शेयर नहीं कीजिएगा तो किससे कीजिएगा? एक मिनट चौधरी जी, जरा चाय मंगाइए तो, और कहिए अदरक ज्यादा डाले। हाँ, अब बताइए शर्मा जी, क्या प्रॉब्लम है? शर्मा जी ने कहा, अरे क्या बताएं, कल से आपकी भाभी परेशान करके रखी हैं। कहती है मैं अब बदल गया हूँ। शादी के पहले मैं उनके लिए शायरी किया करता था, अब नहीं करता हूँ। अब आप ही बताइए, शादी के इतने साल बाद शायरी निकलती है क्या भला? कल कहने लगी पता नहीं कौन सा प्रॉमिस डे है, सो मुझे उनको प्रॉमिस करना पड़ेगा कि मैं पहले जैसा हर रोज उनके लिए कम से कम एक शेर लिखा करूंगा। और तो और अगर आज शाम को मैंने उनको शेर नहीं सुनाया तो रात का खाना मुझको खुद बनाना पड़ेगा। सो लिख रहे हैं बैठ के शायरी मैडम जी के लिए। अरे बाप रे, तो आप शायर भी हैं? चौधरी जी लगभग अपनी कुर्सी से उछल पड़े। हम कहते थे ना कि हमारे शर्मा जी कलाकार टाइप आदमी है, एनुअल मीट में गाना भी गा लेते हैं और अब शायरी। वाह 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 वाह, क्या बात क्या बात। झा जी ने कहा, अरे वो तो ठीक है चौधरी, पर तुम इतना एक्साइटेड क्या हो रहे हो? बैठो कुर्सी पे, देख नहीं रहे हो शर्मा जी कितने परेशान हैं? फिर झा जी ने शर्मा की ओर ढाढ़स भरी नजरों से देखते हुए कहा, शर्मा जी आप बिना खाम में टेंशन ले रहे हैं। अरे आप तो काफी लक्की आदमी हैं। भाभी जी तो आपसे सिर्फ शायरी मांग रही हैं,
एलईडी टीवी नहीं, पता आपको, पूरे 55,000 की आती है। खैर यूं समझ लीजिए एकदम सस्ते में निपट गए आप। अरे कलम लीजिए, 2 लाइन लिख डालिए, शायरी तो लिखनी है। इस पर चौधरी जी ने कहा, हाँ हाँ शर्मा जी कुछ सुनाई ना, अब तक क्या लिखा है भाभी जी के लिए। शर्मा जी थोड़ा लजाते हुए बोले, अरे वो और टाइम था, अभी कहाँ ये शायरी वायरी होती है, पर आप लोग इतना इंसिस्ट कर रहे हैं तो ठीक है, लेकिन एंडिंग अभी कुछ तय नहीं कर पाए, तो आप लोग भी थोड़ा हेल्प कीजिएगा। है इस पे झा जी ने कहा, अरे बिल्कुल हेल्प करेंगे, आप शुरू तो कीजिए, हम भी स्कूल में बहुत मुहावरा शायरी पढ़े हैं भाई। ठीक है फिर सुनिए। शर्मा जी ने अपना गला साफ किया। तो अर्ज किया है, ओ बबीता मेरे दिल की रानी तुम हो बबीता। इतना सुनते ही चौधरी जी वाह वाह करने लग गए। चौधरी जी को देख के झा जी को भी वाह वाह करना पड़ा, और इन दोनों की वाहवाही को देख के शर्मा जी को बड़ी राहत महसूस हुई। शर्मा जी ने मन ही मन सोचा कि वो तो बेकार ही परेशान हो रहे थे, उनमें तो सच में इतना टैलेंट है, तभी तो शादी के इतने साल बाद भी शायरी बची है उनमें। शर्मा जी के चेहरे पे अब एक विजयी मुस्कान थी। इधर चौधरी जी और झा जी शर्मा जी की शायरी पे वाह वाह कर ही रहे थे कि तभी छोटू अदरक वाली स्पेशल चाय लेके आ गया। चौधरी जी एक्साइटेड होकर शर्मा जी की शायरी को दोहरा रहे थे। कला के नाम पे चौधरी जी का एक्साइटेड होना कोई नई बात नहीं थी। उनका मानना था कि कला और कलाकार दोनों को हमेशा प्रोत्साहन देना चाहिए, सो वो लगे हुए थे। वाह वाह, अरे शर्मा जी क्या खूबसूरत ख्याल है, साथ में कितनी गहराई भी है, मान गए, आपको मान गए। ओ बबीता मेरे दिल की रानी तुम हो बबीता। सुपर हिट। मतलब कहां से लाते हैं ये शब्द। शर्मा जी इसका कुछ जवाब देते इससे पहले ही टेबल पे चाय का ग्लास रखते हुए छोटू की हंसी छूट गई। छोटू की हंसी न रुकते देख के चौधरी जी ने खिसिया के कहा, क्या हुआ रे, हंस कह रहा है? पर छोटू की हंसी रुक ही नहीं रही थी। उसने किसी तरह अपनी हंसी को रोकते हुए कहा, ये शायरी नहीं है, कविता है। कैसे? झा जी ने पूछा तो छोटू ने कहा, बस बबीता को हटा के वहां कविता कर दीजिए। ओ कविता। इतना कहते हुए छोटू हो करके फिर से हंसने लगा। चौधरी जी कला की बेइज्जती होते देख खिसिया उठे, भाग यहां से। छोटू के वहां से जाते ही चौधरी जी ने कहा, देख रहे हैं झा जी कैसे बदतमीज होते जा रहे हैं आजकल के लड़के हैं, मतलब कला से एकदम कोसों दूर होती जा रही है आजकल की पीढ़ी। फिर शर्मा जी की ओर देख के बोले, पर आप डिमोरलाइज एकदम मत होइएगा शर्मा जी। अरे आपकी शायरी एकदम हिट है, हिट। ऐसा नहीं है, हमें भी थोड़ी बहुत शायरी की जानकारी है, हम भी स्कूल के दिनों में स्टेशन रोड से शायरी की किताब खरीद के बहुत शायरी पढ़े हैं, नहीं तो। शर्मा जी झेंप गए, अरे नहीं डिमोरलाइज क्यों होंगे, और छोड़िए ना इन बातों को, लीजिए चाय पीजिए। चाय पीते हुए शर्मा जी ने चौधरी जी से पूछा, अच्छा ये स्टेशन रोड पे बिकने वाली शायरी अच्छी होती थी? चौधरी जी ने कहा, बेहतरीन। आपने नहीं पढ़ा कभी? शर्मा जी ने नाम में सर हिलाया तो चौधरी जी ने कहा, अरे हम भी क्या बेवकूफों वाली बात कर रहे हैं, आप तो खुद ही शायर ठहरे, आपको खरीद के पढ़ने की क्या जरूरत है ना? सही कह रहे हैं ना? चौधरी जी की बात पर शर्मा जी मुस्कुरा रहे थे। जैसा कि आप लोग सोच रहे हैं, ठीक वैसे ही शाम को शर्मा जी ऑफिस से छूटने के बाद स्टेशन रोड पे शायरी बेचने वाली किताब की दुकान तलाश रहे थे। क्या चाहिए साहब? फिल्मी मैगजीन बेचने वाले एक दुकानदार ने पूछा तो शर्मा जी थोड़ा हिचकिचाते हुए बोले, वो एक किताब आती है ना जिसमें शायरी होती है क्या तुम्हारे पास? फिल्मी मैगजीन स्टोर के दुकानदार ने पहले शर्मा जी को नीचे से ऊपर तक देखा, फिर मुस्कुरा के बोला, है ना साहब, बहुत है। इतना सुनते ही शर्मा जी की आंखें चमक उठी। उन्होंने कहा, जल्दी से सबसे अच्छी वाली दे दो। दुकानदार ने धीमी आवाज में कहा, साहब काफी शौकीन मालूम पड़ते हैं। फिर दुकानदार ने जल्दी से एक किताब पुराने अखबार में लपेट के शर्मा जी के हाथों में पकड़ाते हुए कहा, ये लो साहब, सबसे जबरदस्त है, दिल खुश हो जाएगा। शर्मा जी ने कौतूहलवश खोल के किताब को देखना चाहा तो दुकानदार ने कहा, क्या साहब विश्वास रखो, मेरे यहाँ पे एक दिन का काम नहीं है, सालों से बिजनेस कर रहा हूं। शर्मा जी को भी हड़बड़ी थी। उन्होंने जल्दी से किताब लेके अपना स्कूटर स्टार्ट किया और अपने घर की ओर चल दिए। घर पहुंचते ही सबसे पहले शर्मा जी शायरी याद करने के लिए किताब लेके फ्रेश होने के बहाने बाथरूम के अंदर गए और अंदर से चिटकनी लगा ली।
पर अंदर किताब के ऊपर से न्यूज़पेपर हटाते ही शर्मा जी चौंक गए। इस राम 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 राम, ये क्या दे दिया इसने? मैंने तो शायरी मांगा था। 92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं यादों का एडिट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा सीजन 3। दोस्तों, रेडियो के अलावा आप हमारी कहानियां जब चाहे मोबाइल पर ये नंबर डायल करके सुन सकते हैं 505-6677 505-6677। दोस्तों, मैं आपको सुना रहा हूं अपनी मंडली के सदस्य शेखर चक्रवर्ती की लिखी कहानी मिस्टर एंड मिसेस शर्मा। इस कहानी में अब तक आपने सुना बबीता जी का सोचना है कि उनके शर्मा जी उनको बिल्कुल वक्त नहीं देते हैं, ना ही वो अब पहले जैसे उनके लिए शायरी करते हैं। बिल्कुल बदल गए हैं वो। इसलिए वो अपने पति से कहती हैं कि रोज एक नया शेर उनको सुनाना पड़ेगा, वरना रात का खाना उनको खुद के लिए बनाना पड़ेगा। इधर शर्मा जी इस बात से परेशान हैं कि वो अब इतने साल बाद फिर से शायरी कहां से लिखें। सो वो एक मैगजीन स्टोर से शायरी की किताब खरीद के घर लाते हैं, पर घर आके उनको पता चलता है कि दुकानदार ने उनको शायरी की जगह अश्लील किताब थमा दी है। अब आगे। शर्मा जी गुस्से में तिलमिलाते हुए बाथरूम से बाहर निकले तो दरवाजे के सामने उनकी पत्नी खड़ी थी। शर्मा जी उनको देखते ही हड़बड़ा गए। उनकी पत्नी ने पूछा, क्या हुआ जी, इतने पसीने पसीने क्यों हो रहे हो? पसीना? हाँ, वो अंदर पंखा नहीं है ना, इसलिए। शर्मा जी लगभग दौड़ते हुए अपने कमरे में चले गए। कुछ देर बाद शर्मा जी रोज की तरह ड्राइंग रूम में टीवी के सामने बैठे थे, पर आज वो न्यूज नहीं, पुराने हिंदी गानों के चैनल बदल रहे थे, इस आशा में कि कहीं किसी पुरानी गजल से कोई अच्छी लाइन ही मिल जाए। पर दुर्भाग्य देखिए, हर जगह नए गाने ही बज रहे थे। शर्मा जी की बेचैनी बढ़ती जा रही थी। तभी उनकी पत्नी बबीता जी भी चाय लेके आ गई। बबीता जी ने शर्मा जी का ध्यान आकर्षित करने के लिए अपना गला साफ किया। शर्मा जी समझ गए कि अब तो टाइम आउट हो चुका है, अब तो उनको कुछ अपना ही सुनाना पड़ेगा। पर क्या सुनाऊं? शर्मा जी ये सोच ही रहे थे कि बबीता जी ने फिर से अपने साफ गले को और साफ किया। शर्मा जी ने अकबका के कहा, हाँ हाँ सुना रहे, 1 मिनट तो दो। फिर जल्दी से चाय की एक चुस्की लेके बोले, लो सुनो। बबीता बबीता, तुम हो मेरी जिंदगी की कविता। इतना सुनते ही बबीता जी हंसने लगी। ये क्या कर रहे हैं आप कब सुधरेंगे? अपनी पत्नी की बात पे शर्मा जी भौचक्के रह गए। अरे, कल तुम्ही ने तो कहा था कि मैं शायरी नहीं करता, और तुम फिर अभी क्यों कर रही थी? अरे वो तो मैं आपसे कुछ पूछना चाह रही थी। खैर छोड़िए, पर आप मेरे लिए शेर लिख के लाए तो मैं भी आपके लिए कुछ लाई हूं आज। मेरे लिए? क्या? शर्मा जी ने पूछा तो बबीता जी ने कहा, नहीं, पहले ये बताइए कि आज मैं कैसी लग रही हूं? शायरी का भूत लगता है उतर गया, बला टली। शर्मा जी ने मन ही मन सोचा और फिर टीवी पे न्यूज चैनल लगाते हुए बोले, अच्छी लग रही हो? वो तो आप हमेशा कहते हैं, जरा गौर से देखिए ना। शर्मा जी ने जैसे ही टीवी से नजरें हटाई और उनको देखा तो बबीता जी ने कहा, सच सच बताइएगा। शर्मा जी अब धर्म संकट में पड़ गए। हालांकि अपनी 10 साल की शादीशुदा जिंदगी में उन्होंने ऐसी विकट परिस्थितियों का कई बार सामना किया था, सो उनको पता था कि वो सच वाला सच अक्सर बहुत महंगा पड़ता है। सो उन्होंने अपने अनुभवों से सीख लेते हुए कहा, तुम आज खिली खिली सी लग रही हो, एकदम फ्रेश। बबीता जी शर्मा गई। शर्मा जी का तुक्का एकदम ठीक बैठा था। सो शर्मा जी अब पूरे कॉन्फिडेंस के साथ झूठ बोलने लगे। अरे मैं तो ऑफिस से आते ही तुमको कहना चाह रहा था कि तुम बहुत सुंदर लग रही हो। बबीता जी इतना सुनते ही खुश होकर बोली, सच में? चलिए फिर मैं बेकार ही सोच रही थी कि इतने पैसे बर्बाद तो नहीं जाएंगे। पैसे? शर्मा जी कुछ समझ नहीं पाए। बबीता जी ने कहा, हाँ, मेरा मन तो नहीं था, पर बगल वाली कोमलिका मुझको जबरदस्ती अपने साथ ले गई स्पा में। 5 दिन का ट्रीटमेंट है सिर्फ 5000 में, और साथ ही जिम का ये फ्री कूपन भी है पूरे 1 हफ्ते के लिए। शर्मा जी एक लंबी सांस लेके बोले, बहुत अच्छा किया, अपना ध्यान रखना चाहिए। वैसे तो खैर छोड़ो। अच्छा, मेरे लिए भी कुछ लेके आई थी, तुम बता रही थी। अरे आप भी कमाल करते हैं, बबीता जी ने कहा। अब क्या ये जिम भी मैं ही जाऊंगी? ये कूपन आपके लिए तो है। कितने मोटे होते जा रहे हैं आप? कल से आपका जिम शुरू, ठीक है? शर्मा जी समझ नहीं पा रहे थे कि वो अपने आप पे हंसे या चिल्लाएं। फिलहाल एक छोटे बच्चे की तरह उन्होंने जवाब दिया, ठीक है। अगले दिन सुबह 5 बजते ही शर्मा जी के सर के ऊपर अलार्म घड़ी बजने लगी। शर्मा जी आधी नींद में चढ़ते हुए बोले, ये अलार्म किसने लगा दिया? शर्मा जी की पत्नी जम्हाई लेते हुए बोली, मैंने लगाया था।
अरे आज तो संडे है, थोड़ी और देर सो लो ना, इतना काम क्यों करती हो। शर्मा जी इतना कह के फिर से चद्दर तान के सोने लगे तो बबीता जी बोली, ये आपके लिए था, चलिए उठिए और जिम जाइए। पागल हो गई हो क्या, इतनी सुबह, अरे अभी तो रात है, सो जाओ। शर्मा जी इतना कह के चद्दर के अंदर छुप गए। बबीता जी ने शर्मा जी के चेहरे से चद्दर हटाते हुए कहा, सुनिए, पैसे क्या पेड़ पे उगते हैं, जिम तो आपको जाना पड़ेगा, कूपन बर्बाद नहीं होने दूंगी मैं। अरे मैंने तो नहीं कहा था ना कि कूपन खरीदो, अब लाई हो तो खुद क्यों नहीं चली आती तुम। शर्मा जी ने इतना कहा ही था कि बबीता जी के चेहरे के भाव बदलने लगे। बबीता जी ने कहा, अच्छा तो मुझको जिम की जरूरत है। अरे साफ साफ क्यों नहीं कहते कि मैं आपको आजकल मोटी लगने लगी हूं। बबीता जी का गला भारी होने लगा। मैं सब समझती हूं आप क्या कहना चाहते हैं। सच पूछिए तो शर्मा जी अब डर गए थे। अरे कमाल करती हो, मेरे कहने का ये मतलब नहीं था। अच्छा पापा मैं जा रहा हूं। तकरीबन घंटे भर बाद शर्मा जी अपनी जिंदगी में पहली बार किसी जिम के अंदर थे। वहां वो तरह तरह की मशीनों से वर्कआउट करते लोगों को बड़े ताज्जुब से देख रहे थे। तभी पीछे से भीमकाय शरीर वाले एक आदमी ने कहा, हेलो, सिर्फ देखेंगे या कुछ करेंगे भी। हाँ करेंगे ना, क्यों नहीं करेंगे, शर्मा जी ने कहा। बचपन में बहुत दंड पेले हैं। अगले दिन शर्मा जी जैसे ही ऑफिस पहुंचे, चौधरी जी ने झा जी से कहा, अरे शर्मा जी को क्या हो गया, अपने दोनों हाथ हवा में उठा के पेंगुइन की तरह क्यों चल रहे हैं। उन दोनों के पूछने पर शर्मा जी ने कहा, एक्सरसाइज किए हैं कभी आप लोग? अरे करते तो पता चलता, बॉडी टाइट हो जाती है। इस पर झा जी ने कहा, पर कल तक तो आप शायरी कर रहे थे, अभी अचानक एक्सरसाइज कहां से आ गया भाई। झा जी के पूछने पर शर्मा जी ने पूरी राम कहानी सुना दी। सब सुनने के बाद झा जी ने कहा, यह तो अन्याय है। खैर देखिए शर्मा जी, अब मिसेज से लड़के आप जीत तो सकते नहीं हैं, है ना। तो काम कीजिए, रोज सुबह आप मेरे घर आ जाया कीजिए, सुबह की चाय खट्टे पियेंगे, गप्पे हाँकेंगे और भाभी जी को लगेगा कि आप जिम में वर्कआउट कर रहे हैं, ठीक है ना। शर्मा जी ने कहा, नहीं झा जी धन्यवाद, पर हमको वहां मजा आ रहा है। मजा आ रहा है? झा जी और चौधरी जी दोनों हैरान थे। शर्मा जी ने लजाते हुए कहा, अब आप लोगों से क्या छुपाना, एक्चुअली जिम में एक नई फ्रेंड बनी है। नई फ्रेंड मतलब लेडीज फ्रेंड। चौधरी जी एक्साइटमेंट में अपनी कुर्सी से उछल पड़े। झा जी भी अपना गला खखाने लगे। फिर झा जी शर्मा जी की हथेली अपने हाथों में लेके गौर से देखते हुए बोले, तभी भाग्य रेखा एकदम लिखा के लायो, मतलब पर राहु है तीसरे घर में, थोड़ा बच कर रहिएगा। शर्मा जी बोले, अरे तीसरे घर में नहीं, मेरे ही घर में है। अगले दिन सुबह जब 5 बजे शर्मा जी बिना अलार्म के ही जाग गए तो बबीता जी ने कहा, कहां जा रहे हैं? सोइए आराम से, जिम जाने की जरूरत नहीं है अब। मैं कल ही सारे कूपन पड़ोस की विमला को बेचा हूं 500 रुपए में। पता चल गया मुझे कैसी कैसी पोशाकें पहन के आती हैं लड़कियां जिम में। शर्मा जी को इतना सुनते ही एक जोरदार झटका लगा। बबीता जी ने कहा, क्या सोचने लगे आप? शर्मा जी बड़े उदास स्वर में बोले, झा जी ठीक कह रहे थे, राहु है। बस इतनी सी थी ये कहानी, इतनी सी थी ये कहानी, इतनी सी थी ये कहानी।